बजट विश्लेषण के दूसरे सत्र में अर्थात बजट पार्ट 2 में आप सब लोगों का पुनः स्वागत है। पहले पार्ट में हम लोगों ने बजट के मुख्य मुख्य बातों पर गौर किया, रणनीति पर गौर किया और टैक्स स्ट्रक्चर पर गौर किया, लेकिन इसके अलावा कुछ एक बातें और भी हैं जहां सवाल बन सकते हैं। तो उद्देश्य ये है कि बजट से संबंधित जितने भी पॉसिबल हैं सवाल बनाने के, उन सब पे आपसे संक्षेप में चर्चा कर ली जाए ताकि आपका काम आसान हो जाए। तो एक जो बहुत लोकप्रिय चार्ट है, पैसा आता कहाँ से है, पैसा जाता कहाँ है, वो हम लोगों ने आंकड़ों में तो देख लिया था, लेकिन पाई चार्ट भी देख ले तो अच्छा है, उसको भी समझ ले। रुपया कम्स फ्रॉम, रुपया कहाँ से आता है। तो हम लोगों ने आंकड़े में देखा था, कई लोगों को आंकड़ा देखने में असहूलियत की कमी हुई होगी, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर बड़े चित्र में देख लें। पिछले साल नहीं, चालू वर्ष में, जो वर्ष अभी चल ही रहा है, 21-22 का वर्ष, जो 31 मार्च 2022 को ख़त्म होगा, अभी फरवरी का 5 तारीख है, तो 13 पैसे पिछले साल मिले थे या चालू वर्ष मिले थे निगम कर से। अगले वर्ष 15 पैसे मिलेंगे निगम कर से, अर्थात निगम कर की रकम बढ़ रही है और उसका कुल प्राप्ति अनुपात बढ़ रहा है। आय कर से चालू वर्ष में मिला 14 पैसा, अगले वर्ष उम्मीद है 15 पैसा मिलेगा। अब यहां पर प्रश्न क्या आ सकता है, निगम कर बढ़ा है 13 से 15 पैसा, आयकर बढ़ा है 14 से 15 पैसा, दोनों बढ़े हैं, लेकिन ज्यादा तेज गति से कौन बढ़ रहा है, यहां सवाल बन सकता है। 3 पैसा हमें मिला सीमा शुल्क से चालू वर्ष में, जबकि आगामी वर्ष 22-23 में 5 पैसा मिलेगा, 2% ये भी बढ़ गया। सीमा शुल्क के बाद उत्पाद शुल्क से चालू वर्ष में 8 पैसा मिला, आगामी वर्ष 7 ही पैसा मिलेगा, प्रतिशत में इसका मान घट गया। अब यहां पर इन्हीं आंकड़ों से संबंधित वक्तव्य बना के प्रश्न बनाए जाते हैं। फला कर बढ़े हैं, फला कर ज्यादा तेजी से बढ़ा है, फला कर घट गया है। अब ये देखिए, माल और सेवा कर अर्थात जीएसटी चालू वर्ष में 15 पैसा मिला, आगामी वर्ष 16 पैसा मिलेगा, तो ये भी बढ़ा। कर भिन्न राजस्व चालू वर्ष में 6 पैसा मिला, आगामी वर्ष 5 पैसा ही मिलेगा, ये घट गया। नॉन डेट कैपिटल रिसीट ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां, जिसमें विनिवेश और ऋण उगाही आती है, चालू वर्ष में 5 पैसा मिला, इस वर्ष 2 ही पैसा मिलेगा, भारी गिरावट। और ये बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज 36 पैसा चालू वर्ष में प्राप्त हुआ, आगामी वर्ष में 35 ही पैसा, मतलब मार्केट बोरोइंग इस साल के मुकाबले अगले साल कम हो जाएगी। तो इन सब आंकड़ों पर एक बार निगाह डाल के सबका रिलेटिव पोजीशन देखना है कि क्या परिवर्तन हो रहा है। अब पैसा जाता कहां है, उस पर गौर करें। रुपी गोज टू, क्या क्या मद हैं। ग्रीन कलर में है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, आगामी वर्ष 9 पैसा इस पे खर्च होगा, पिछले साल भी 9 पैसा ही खर्च हुआ था। ये ब्लू कलर है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दोनों में फर्क भी गौर करें, एक है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और दूसरा है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दोनों अगर मिला के देखेंगे, और कभी कभी प्रश्न बनाते समय दोनों मिला भी दिए जाएंगे, अलग अलग देखें तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में पिछले चालू वर्ष में 9 पैसा, आगामी वर्ष 9 पैसा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में चालू वर्ष में 13 पैसा, आगामी वर्ष 15 पैसा बढ़ रहा है ये एलोकेशन। और दोनों मिला के देखें तो 22 पैसा और अब 24 पैसा, ऐसे भी ध्यान में रखना है। इंटरेस्ट पेमेंट पर चालू वर्ष में 20 पैसा, अगले वर्ष में 20 पैसा, कोई फर्क नहीं। डिफेंस पे चालू वर्ष में 8 पैसा, अगले साल भी 8 पैसा खर्च होगा, कोई फर्क नहीं। इकोनॉमिक सब्सिडी या सब्सिडी पर चालू वर्ष में 9 पैसा, अगले वर्ष 8 पैसा, ये घट रहा है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम पे पैसा बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सब्सिडी पे पैसा घटाया गया है आगामी वर्ष। फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर जो राज्य को पैसे दिए जाते हैं या अन्य जैसे अनुच्छेद 275 के तहत जो राज्य को पैसे दिए जाते हैं, वह जो ट्रांसफर है वो चालू वर्ष में 10 पैसा, आगामी वर्ष भी 10 पैसा।
करों में जो राज्यों का हिस्सा होता है चालू वर्ष में 16 पैसा, आगामी वर्ष 17 पैसा, ये बढ़ रहा है। तो केंद्र सरकार राज्यों को ज़्यादा पैसे देने वाली है और सेंट्रल सेक्टर स्कीम में ज़्यादा पैसे खर्च होने वाले। पेंशन वाला गौर करें, पेंशन पे चालू वर्ष में 5 पैसा खर्च हुआ, इस वर्ष 4 ही पैसा खर्च होगा। पेंशन पे होने वाले व्यय में गिरावट और सब्सिडी में होने वाले व्यय में गिरावट, ये दोनों ही खर्चे रेवेन्यू खर्चे कहे जाते हैं और इसके कम होने से रेवेन्यू डेफिसिट को काबू में रखने में मदद मिलती है। अन्य जो खर्चे हैं वो पिछले साल 10 पैसा था, इस साल 9 पैसा, इसमें भी 1% की गिरावट, इससे भी रेवेन्यू डेफिसिट को घटाने में मदद मिलेगी। तो इस पे सवाल बन सकता है, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते रहना है। घाटे की बात पहले पार्ट में भी की गई थी, लेकिन दोबारा आप देख लें कि घाटा 4 किस्म का है। फिस्कल डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है और प्राइमरी डेफिसिट है। आप सभी लोगों को अंदाजा होगा ही इन सारे घाटों का मतलब क्या होता है। रेवेन्यू डेफिसिट आपको पता है, राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्ति घटाने से जो रकम प्राप्त हो, रेवेन्यू डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब व्यवहारिक तौर पर होता है मार्केट बोरोइंग, जितनी मार्केट बोरोइंग है वही फिस्कल डेफिसिट है। इफेक्टिव फिस्कल रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट में से कैपिटल एसेट क्रिएशन के लिए जो केंद्र सरकार ग्रांट देती है वो माइनस कर दें। और प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है एफडी में से जो ब्याज पे होने वाला खर्चा है, इंटरेस्ट पेमेंट है, वो हम घटा दें। तो संकट के वर्ष 2021 में 9.2% एफडी, चालू वर्ष में शुरू में अनुमान था 6.8, लेकिन रिवाइज है 6.9, अगले साल बजट वर्ष में 6.4। रेवेन्यू डेफिसिट 7.3, 5.1, ये लगातार घट रहा है। ये थोड़ा सा गौर करने की चीज है कि फिस्कल डेफिसिट का जो अनुपात है परसेंटेज में, वो तो लगातार घट रहा है, लेकिन जो एब्सोल्यूट अमाउंट है, करोड़ रुपए में है, वो चालू वर्ष में 15,91,000 करोड़ रुपए का फिस्कल डेफिसिट है। अगले साल ये 16,61,000 करोड़ का होगा। तो जो राजकोषीय घाटे की कुल रकम है वो तो बढ़ने वाली है अगले साल, लेकिन जीडीपी के अनुपात के रूप में वो रकम प्रतिशत आंकड़ा निकालते हैं तो घट रही है अगले साल। लेकिन राजस्व घाटा चाहे हम करोड़ रुपए में देखें या अनुपातिक रूप से देखें, दोनों ही तरह से ये घट रहा है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट भी दोनों तरीके से घट रहा है, चाहे वो करोड़ रुपए में, लाख करोड़ रुपए में देखें या प्रतिशत में देखें, दोनों ही घट रहा है। प्राइमरी डेफिसिट भी दोनों तरीके से देखें, चाहे लाख करोड़ रुपए में देखें वो भी घट रहा है और प्रतिशत में भी घट रहा है। तो सभी घाटे कम हो रहे हैं प्रतिशत के रूप में, लेकिन सिर्फ एक ही घाटा है जो प्रतिशत में तो घट रहा है लेकिन लाख करोड़ रुपए में बढ़ रहा है, वो है फिस्कल डेफिसिट। इसी को ग्राफ से देखने के बाद बात थोड़ी और स्पष्ट होती है। ये जो घाटे की प्रवृत्तियां हैं, इसमें जो ब्लू लाइन दिख रहा है ये फिस्कल डेफिसिट है, ये जो लाल रंग की रेखा दिख रही है रेवेन्यू डेफिसिट है, हरे रंग की रेखा यहां से शुरू हुई है वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, और जो बैंगनी रंग की रेखा है वह प्राइमरी डेफिसिट है। 2008-9 से ही लिया गया है। आप में से कई लोगों को याद होगा कि 15 सितंबर 2008 को लेहमैन ब्रदर्स नाम की एक अमेरिकी कंपनी का दिवाला निकल गया था, और उसके पीछे पीछे कई छोटी मझोली अन्य वित्तीय संस्थाओं का दिवाला निकल गया। और इस दिवाला निकलने की वजह से पूरा जो वित्तीय तंत्र है उसमें उथल पुथल मच गया। इसलिए ये जो घटना घटी 2008 और 9 में, पहले अमेरिका में घटना घटी, फिर यूरोप में ये घटना बढ़ी और फिर जापान आदि देशों में भी बढ़ी।
इसको कहा गया सब प्राइम क्राइसिस। और इस सब प्राइम क्राइसिस की वजह से रिसेशन आ गया। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था का जीडीपी का ग्रोथ रेट निगेटिव हो गया। और आपको अंदाजा है ही कि जब 2 लगातार तिमाहियों तक ग्रोथ रेट निगेटिव रहता है तो इस आर्थिक घटना को रिसेशन कहते हैं। तो 8, 9, 9, 10 जब ग्लोबल रिसेशन था और हमारे देश में भी उसका असर पड़ रहा था, हमारे देश से जो चीज़ें बन के विदेशों में निर्यात होती थी वो निर्यात घट गया, या अन्य देशों से जो चीज़ें हमारे यहाँ मंगाई जाती थी वो भी कम हो गया। तो वैसी स्थिति में सरकार को अर्थव्यवस्था को समर्थन देना पड़ा। तो 8-9 में सरकार ने एक पैकेज अनाउंस किया था दिसंबर में, और फिर जनवरी 9 में किया था। इसकी वजह से उन दिनों भी ये सारे घाटे बढ़ गए थे। एफडी 6.1 से 6.6 हो गया था, आरडी 4.6 से 5.3 हो गया था, और पीछे कम भी था। और पीछे जाके देखेंगे आरडी 1.7 ही था और ये 2.5 तक आ गया था नीचे। तो एक बार तब बढ़ा था ये सारा घाटा ग्लोबल रिसेशन की वजह से। फिर रिकवरी आ गई थी और रिकवरी के चलते घाटे कम हो गए, लेकिन रिसेशन का दूसरा दौर आया तो फिर ये घाटे बढ़ गए। 2011-12 में रिसेशन का दूसरा दौर आया था। उसके बाद से रिकवरी आ गई तो सारे घाटे स्वतः कम होते गए, कम होते गए, कम होते गए, और ये मोटे तौर पर 16-17 तक निरंतर कम हुए। एक ईआरडी को छोड़कर बाकी सारे घाटे लगातार कम हुए। नोटबंदी की वजह से फिर 16-17 के बाद 17-18 में ये घाटे थोड़े से बढ़े थे। हालांकि एफडी नहीं बढ़ा, लेकिन आरडी बढ़ गया था और ये इफेक्टिव आरडी भी बढ़ गया था। पीडी स्थिर था। फिर 18-19 में भी लगभग ये स्थिर था, लेकिन 19-20 में फिर ये बढ़ गया। 19-20 में अभी कोरोना संकट नहीं आया था, फिर भी ये बढ़ गया, क्योंकि अपने देश की जीडीपी का ग्रोथ रेट कम हो रहा था उन दिनों। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोरोना संकट 2021 में आया तब तो ये बहुत तेजी से बढ़ गया, लेकिन उसके पिछले साल भी जबकि कोरोना संकट नहीं था ये घाटे बढ़ रहे थे। ये काबिले गौर एक ट्रेंड है, तो उस पर ध्यान रखना है। और फिर एक प्रश्न बनता है कि इन घाटों को उनके क्रम में सजाएं। तो सबसे बड़ा घाटा एफडी होता है, सामान्यतः किसी वर्ष में देखेंगे। दूसरे पायदान पर आरडी होता है, तीसरे पायदान पर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है, और चौथे पायदान पर प्राइमरी डेफिसिट होता है। ये चारों घाटों का सामान्य क्रम यही है। तो एक तो ये प्रश्न बनता है। दूसरा कि कब से ये घाटे तेजी से बढ़ने शुरू हुए हैं। तो ज़्यादातर हम याद से, मेमोरी से करेंगे कि अच्छा ठीक है 2021 में संकट आया था तो 2021 में बढ़ा, लेकिन ये ध्यान रखना है कि संकट मार्च 2020 में आया था, और मार्च 2020 का जो महीना है वो 19-20 का 12वां महीना था। तो एक ही महीने में सरकार के खर्चे में इतनी वृद्धि हुई और जीडीपी एक ही महीने में इतना कम हो गया कि जो घाटों का अनुपात है वो बढ़ गया। लेकिन आप में से कई लोगों को याद होगा कि मार्च 2020 में कोरोना बीमारी के आने के पहले भी अगस्त 19 में, सितंबर 19 में ऑटोमोबाइल सेक्टर में लगातार गिरावट आ रही थी। 20-25% तक का नेगेटिव ग्रोथ था। तो कई अन्य कारणों से भी जीडीपी का ग्रोथ रेट कम हो रहा था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट कम हो रहा था। इस वजह से सरकार की कर प्राप्ति कम हो रही थी और इस वजह से घाटे बढ़ रहे थे। तो घाटे मुख्यतः तो कोरोना बीमारी से ही बढ़े हैं, लेकिन थोड़ा सा उसके पहले वाले दौर से भी बढ़ने शुरू हो गए थे। बहरहाल तो 2021 में एक शीर्ष स्तर पे गया, 9.2% हो गया पिछले साल, और 21-22 अभी चल रहा है। ये भी ध्यान रखना है कि विभिन्न प्रकार के जो बजटीय घाटे हैं, और ये बजटीय घाटे 4 प्रकार के हैं, वो वर्ष 2021 में अपने एक रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचते हैं, 9.2, 7.3, 6.2 और 5.8। उसके बाद चालू वर्ष में यह घटे हैं और आगामी वर्ष इसमें और घटने की प्रवृत्ति जारी रहेगी। दूसरी काबिले गौर बात यह है कि अभी तक जैसे आपने देखा कि चाहे वो बढ़ रहे हों या घट रहे हों, प्राइमरी डेफिसिट हमेशा चौथे पायदान पे रहा है, रहता आया है,
और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट तीसरे पायदान पे आता रहा है। लेकिन यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एफडी तो नंबर 1 अभी भी है, रहेगा अगले साल, आरडी नंबर 2 रहेगा अगले साल, लेकिन ये जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है जो 3 पे रहता था ये 4 पे जा रहा है, ये ग्रीन वाला। और ये जो बैगनी वाला प्राइमरी डेफिसिट है जो प्रायः 4 नंबर पे रहता था, अब ये 3 पे आ रहा है। इसलिए यहां पर एक प्रश्न बनने की गुंजाइश है, थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। प्रश्न आ जाए तो अपना बता देना है। तो ये डेफिसिट का ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड चार्ट है, ठीक है। अब इसके बाद हमें थोड़ा सा ध्यान इस बात पर भी देना है कि जो कर है उसमें से कुछ प्रत्यक्ष कर होते हैं और कुछ परोक्ष कर होते हैं। कुल कर में अगर प्रत्यक्ष कर का हिस्सा ज्यादा है तो उसे हम कहते हैं प्रगतिशील, और परोक्ष कर का हिस्सा ज्यादा है तो उसे कहते हैं प्रतिगामी। यहां पर पीली लकीर कुल कर राजस्व के लिए है, ग्रॉस टैक्स रेसीट, लाल लकीर डायरेक्ट टैक्स के लिए है, और ये जो कत्थई या काले रंग की लकीर दिख रही है वह इनडायरेक्ट टैक्स के लिए है, परोक्ष कर के लिए है। सामान्यतः वर्ष 13-14 से ऐसा दिख रहा है कि लाल वाला जो लकीर है अर्थात जो प्रत्यक्ष कर वाला है वो 5.6 है और कत्थई वाला 4.4 है, कम है। इसका मतलब कि 13-14 में हमारी कर संरचना प्रगतिशील थी, 14-15 में भी प्रगतिशील थी, लेकिन 15-16 में दोनों का फासला कम हो गया। तो कर संरचना की प्रगतिशील गुणांक अगर निकाल के देखा जाए तो वह घट गया, उनकी दूरी घट गई। अब कर संरचना उतनी प्रगतिशील नहीं रह गई जितनी की पहले थी। और वर्ष 16-17 में जिस वर्ष नोटबंदी लागू की गई, ये दोनों आंकड़ा बराबर हो गया, 5.6। तो अभी भी हम इसको प्रतिगामी तो नहीं कह सकते, लेकिन जितना प्रगतिशील था उतना नहीं रहा। लेकिन फिर 17-18 में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा 5.9 हो गया, परोक्ष कर का हिस्सा घट गया, 6 हो गया और घट गया। अब ये फिर से 19-20 में 5.2 हो गया, जबकि ये थोड़ा ही घटा। तो 19-20 में जो कर राजस्व घटा उसमें प्रत्यक्ष कर राजस्व ज्यादा तेजी से घटा, परोक्ष कर राजस्व भी घटा लेकिन कम घटा। फिर भी ये प्रगतिशील बना रहा, 20-21 में भी प्रगतिशील बना रहा, लेकिन 21-22 जो ये वर्ष चल रहा है इसमें फिर इसका प्रगतिशील गुणांक समाप्त हो गया, दोनों बराबर हो गए। तो ये ध्यान रखना है कि वर्ष 16-17 में एक बार दोनों कर, प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर बराबर हो गए थे, और फिर चालू वर्ष में 21-22 में ये दोनों कर 5.4 पे बराबर हो गए हैं। एक बार 15-16 में दोनों का फासला कम हो गया था, और एक बार 21-22 के बजट अनुमान में फासला कम था। लेकिन फिर अगले वर्ष 22-23 में उम्मीद की जाती है कि प्रत्यक्ष कर का हिस्सा बढ़ जाएगा, परोक्ष कर का हिस्सा कम हो जाएगा, जैसा कि इधर देखा गया। तो जब जब अर्थव्यवस्था में एक बड़ी उथल पुथल होती है, चाहे वो नोटबंदी और जीएसटी की वजह से हो या कोरोना बीमारी की वजह से हो, तो हमारी कर संरचना में भी उथल पुथल होती है। ये इस पे गौर करने की सिर्फ बात है, और यहाँ पर प्रश्न आ सकता है, उसके लिए पहले से सावधान रहना है। उसके बाद इस पेज पर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि सरकार के जो प्रमुख खर्चे हैं, प्रमुख व्यय हैं, उसमें से पेंशन, जैसा कि पीछे गौर किया कि पेंशन व्यय इस वर्ष कम हो रहा है। चालू वर्ष में 20-21 में 2 लाख करोड़ था, चालू वर्ष में 189 का अनुमान था, लेकिन 198 या 199 होगा, फिर भी कम है। अगले साल 2,07,000 होगा, जो कि 20-21 से कम है। डिफेंस एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ रहा है। सब्सिडी, ये 3 सब्सिडी को मिलाकर कहते हैं प्रमुख सब्सिडी या मेजर सब्सिडी। इसके अलावा कुछ माइनर सब्सिडीज भी हैं। फूड फर्टिलाइजर फ्यूल या फर्टिलाइजर फूड और पेट्रोलियम। फर्टिलाइजर सब्सिडी पे थोड़ा सा गौर कर लें। 1,27,922, लगभग 1,28,000 करोड़ रुपया 20-21 में खर्च हुआ। चालू वर्ष का जब बजट पेश किया गया था तब वित्त मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अब फर्टिलाइजर पे 79,530 करोड़ रुपए ही खर्च होंगे। हालांकि अब जब 6-7 महीने गुजर गए हैं तो अब ये बढ़ गया है 1,40,000।
जो कि पिछले साल से भी ज़्यादा है। लेकिन फिर अगले साल के लिए वित्त मंत्री ने कहा है कि हम फर्टिलाइजर पर 1,05,000 करोड़ रुपए ही खर्च करेंगे। तो सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि फर्टिलाइजर सब्सिडी कम हो। फूड सब्सिडी संकट के वर्ष 2021 में, चूंकि बहुत सारे मजदूर फैक्ट्रियों से बाहर हो गए थे, पैदल चल के सड़कों पे जा रहे थे, उनको खाद्यान्न समर्थन की जरूरत थी, तो दिल खोलकर सरकार ने खाद्यान्न बांटा। इसलिए फूड सब्सिडी बहुत तेजी से बढ़कर 5,41,000 करोड़ रुपया हो गया था। चालू वर्ष में सरकार ने सोचा कि 2,42,000 से भी काम चल जाएगा। हालांकि जिन लोगों ने पाया था उनमें से कई लोगों ने कहा कि नहीं, हमें अभी भी चाहिए। 2,86,000 करोड़ रुपया अभी इस साल भी खर्च होगा। अगले साल के लिए सरकार ने फिर कहा है कि 2,06,000 करोड़ ही हम सब्सिडी पे खर्च करेंगे, या शायद इतने ही लोगों को फूड सब्सिडी की जरूरत पड़ेगी। पेट्रोलियम सब्सिडी लगातार घट रही है। 38,38,455, 14,000, 6,500, 5,800। ये ध्यान रखना है कि पेट्रोलियम सब्सिडी का आंकड़ा लगातार 2021 से 21-22 में, 21-22 से 22-23 में घट रहा है। और इसलिए घट रहा है क्योंकि पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा इन मदों में एक जो थोड़ा सा और ध्यान देने योग्य है, अर्बन प्लानिंग है सरकार की। उस पर इस वर्ष बजट में सरकार ने काफ़ी ध्यान देने की बात की है और अर्बन प्लानिंग पे एलोकेशन बढ़ाया है। उसके लिए एक कहा है कि एक अलग से विशेषज्ञ समिति भी बनाई जाएगी। ये चार्ट लोकप्रिय है, इसको एक दफ़ा बस ध्यान में रखना है कि कुल बजट का जो साइज है इस वर्ष, आगामी वर्ष का 39,45,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। उसमें से दाहिनी तरफ दिखाया जा रहा है कि ये पैसे कहाँ कहाँ जाएंगे और बाईं तरफ दिखाया जा रहा है कि कहाँ कहाँ से आएंगे। नीचे वाला आंकड़ा दिखा रहा है रेवेन्यू रिसीट का और ऊपर वाला आंकड़ा कैपिटल रिसीट है। मतलब जो ब्लू और ग्रीन कलर में अगर आपको दिख रहा है तो वो रेवेन्यू रिसीट है। उसमें से ग्रीन है नॉन नेट टैक्स रिसीट और यहाँ पर नॉन टैक्स रेवेन्यू, और ब्लू कलर में ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू है। इन्हें देखने से बस ये होता है कि आपके दिमाग में ये चीज़ें आसानी से बैठती हैं। अगर ये चार्ट आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सवालों के जवाब ढूंढने में आसानी होगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं वहां पर प्रश्न आते हैं। तो एक तो ध्यान रखना है कि चाहे वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो, सरकार ने इन सभी योजनाओं के अलग अलग वर्गीकरण किए हैं। एक वर्गीकरण है कोर ऑफ द कोर स्कीम्स। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे 6 स्कीम हैं, ऐसे 6 स्कीम हैं जिनको कोर ऑफ द कोर स्कीम का नाम दिया गया है। उसमें एक है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, दूसरा है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, और 4 एक जैसे हैं, अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज, अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर वल्नरेबल ग्रुप्स, अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। तो 4 हैं जो विशिष्ट सामाजिक वर्ग के लिए हैं और 2 सबके लिए हैं। 6 ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको कोर ऑफ द कोर स्कीम का नाम दिया गया है। इसके अलावा दूसरे वर्ग में ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें सिर्फ कोर स्कीम कहा गया, कोर ऑफ द कोर नहीं कहा गया। इसमें संख्या 7 से लेकर संख्या 41 तक है, मतलब लगभग 35 स्कीम है इसके अंदर। उसमें जो कुछ महत्वपूर्ण है उस पर मैं आपका बस ध्यान आकृष्ट कर देता हूं। जैसे जन आरोग्य योजना है। जन आरोग्य योजना के लिए सरकार ने चालू वर्ष में 2021 में 2681 करोड़ दिया था, वो 6400 हो गया, 7500 हो गया, 7800, इस पे बढ़ाया जा रहा है। ब्लू रेवोल्यूशन के लिए जो रकम है वो बढ़ाई जा रही है, यहाँ ब्लू रेवोल्यूशन है। ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए रकम चालू वर्ष के पिछले साल के मुकाबले इस साल बढ़ाने का प्रस्ताव तो था ग्रीन रेवोल्यूशन, लेकिन रिवाइज एस्टिमेट में घटा दिया गया और अगले साल के लिए कोई उल्लेख नहीं है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए चालू वर्ष में रिवाइज एस्टिमेट घटा दिया गया, इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए? क्या सरकार ग्रीन रेवोल्यूशन को उतना अब समर्थन नहीं दे रही है? बहरहाल
इसमें जो रुचिकर नाम है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, उसमें रकम में कोई खास इजाफा नहीं किया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, बड़ा इसका नाम आता रहता है, लेकिन जब आप रकम देखते हैं कि पिछले साल 369 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, चालू वर्ष में शुरू में प्रावधान था 600 करोड़ का, लेकिन उसको रिवाइज करके 375 करोड़ कर दिया गया। और अगले साल जो बजट प्रावधान है वो 550 करोड़ का ही है, जो कि इस साल के से 600 से भी कम है। इसका मतलब कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन के ऊपर सरकार का उतना जोश नहीं दिखता है, खासतौर पे जो आंकड़े देखने से लगता है। स्वच्छ भारत मिशन, उसके मुकाबले सरकार ने ज्यादा जोश दिखाया है। स्वच्छ भारत मिशन की रकम 995 करोड़ से बढ़ाकर 2300 करोड़, और फिर अगले साल भी 2300 करोड़। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है उसके लिए लगभग 5000 करोड़ पिछले साल था, इस साल लगभग 10,000 करोड़ किया गया, हालांकि 6000 ही रिवाइज एस्टिमेट है, अगले साल 7200 करोड़। तो स्वच्छता पे सरकार का ज्यादा ध्यान है रूरबन मिशन के मुकाबले। एक नया स्कीम यहां पर आपको उल्लेख मिलेगा, एस्पायर एक्सेलरेटिंग स्टेट एजुकेशन प्रोग्राम टू इम्प्रूव। इसमें पिछले साल कोई रकम नहीं दिख रही है, चालू वर्ष में भी कोई रकम नहीं दिख रही है, लेकिन अगले साल 600 करोड़ रुपया इसमें सरकार ने प्रावधान किया है। अब ये इस साल में क्यों दिख नहीं रही है, इसका उल्लेख तो पहले से आता रहा है। ठीक है, वैसे ही इन जब स्कीम्स पर ध्यान देंगे तो जैसे यहाँ वात्सल्य है, मिशन वात्सल्य, ब्रैकेट में लिखा है चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विसेज एंड चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज, उसका नया नाम है वात्सल्य। इसके आगे की रकम देखेंगे तो 900 करोड़ रुपया रखा गया था चालू वर्ष में, रिवाइज करके 830 किया गया, लेकिन अगले साल के लिए 1472 करोड़ है। वित्त मंत्री ने इसका बड़ा ही प्रमुखता से उल्लेख किया था। फिर यहाँ और आके देखेंगे पीएम पोषण, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, पीएम पोषण, इसके लिए इस साल 10,234 करोड़ रुपए दिए गए हैं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, पिछले साल कुछ नहीं था, चालू वर्ष में भी कुछ नहीं था, लेकिन अगले साल के लिए 10,433 करोड़ रुपए उसमें भी दिए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में अगले साल के लिए 6,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ये सब जो रकम है, फिर यहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, बड़ा लोकप्रिय नाम है, लेकिन ये कोर स्कीम में नहीं आता है, ये कैटेगरी सी में है। तो ये ध्यान रखना है कि पीएम किसान सम्मान निधि मेजर सेंट्रल सेक्टर स्कीम के दर्जे में तो है, वर्ग में है, लेकिन कोर में नहीं माना गया है। इसमें विगत वर्ष 61,000 करोड़ रुपए दिया गया था, चालू वर्ष में शुरू में 65,000 दिया गया, रिवाइज करके 67.5 किया गया है, अगले साल 68,000 करोड़ रुपए इसमें सरकार ने देने की घोषणा की है बजट में। बाकी बहुत सारे स्कीम है, उसमें से एक दिलचस्प नाम है, इसका नाम है मिस, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। ये मॉडिफाइड वाले में 20-21 में डॉट डॉट, 21-22 में भी डॉट डॉट, यहाँ 19,500 करोड़ रुपए 22-23 में रखे गए हैं। तो इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब है कि जो ऋणी, जो किसान समय पे अपना केसीसी का ऋण लौटाएंगे, उनको ब्याज में राहत दी जाएगी, छूट दे दी जाएगी। तो उस कार्यक्रम को मॉडिफाई किया गया है, उसके लिए 19,500 करोड़ रुपए रखा गया है, वो दिया जाएगा। यूरिया सब्सिडी, जिस पे चर्चा होनी चाहिए, यूरिया सब्सिडी जो फर्टिलाइजर सब्सिडी का ही एक हिस्सा है, 90,000 करोड़ रुपया चालू वर्ष में खर्च हुआ, विगत वर्ष खर्च हुआ। चालू वर्ष में 58,000 करोड़ रुपए रखे गए थे, लेकिन वो 75,930 हो गया, अगले साल 63,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो सरकार की मंशा स्पष्ट है कि सरकार ये चाहती है कि किसान यूरिया का कम इस्तेमाल करें, क्योंकि यूरिया के इस्तेमाल से जो अनाज का न्यूट्रिशनल वैल्यू है, पोषकता है, वो कम हो जाती है। मृदा प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण भी होता है। तो किसानों को यूरिया के उपयोग में डिस्करेज करने के लिए यूरिया सब्सिडी को लगातार सरकार कम करने का प्रयास कर रही है। और जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है, जो पोषक तत्वों को बढ़ाता है, उसके लिए पैसे बढ़ाए गए हैं। चालू वर्ष में 20,762 को बढ़ाकर 64 किया गया, रिवाइज में अगले साल भी 42,000 करोड़ का प्रावधान है। तो ये दोनों को संतुलित रूप से देखना है कि जो
फर्टिलाइजर सब्सिडी है उसका स्ट्रक्चर सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। जो यूरिया है उस सब्सिडी को घटाया जा रहा है और जो फॉस्फेट और पोटास वाला है NPK आपने ध्यान होगा उसको बढ़ाया जा रहा है। और ये नया एक्सरसाइज नहीं है, इसकी कोशिश सरकार पिछले 10-15 वर्षों से लगातार करती जा रही है। वर्ष 1997 में जब सरकार ने सब्सिडी पर एक वाइट पेपर संसद में पेश किया था, उस वक्त भी ये सैद्धांतिक बातें कही गई थी कि हमें फर्टिलाइजर सब्सिडी के स्ट्रक्चर को साइंटिफिक बनाना चाहिए, वैज्ञानिक बनाना चाहिए, ताकि पोषकता आधारित हो। बार बार इसकी रिपीटेशन की जाती है। अन्य भी कई कार्यक्रम हैं और इन कार्यक्रमों को इंडिविजुअली ध्यान देके पढ़ने की जरूरत है। ये 82 और 83 नंबर पर PM अभीम, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पे उल्लेख किया गया है, वो भी दिलचस्प है। तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा आप स्वयं भी अध्ययन करिएगा। थोड़ा थोड़ा मेरा उद्देश्य था कि आपका ध्यान दिला दिया जाए कि ये सारे स्कीम हैं। कुल मिला के सरकार ने बजट दस्तावेज में 130 स्कीम का उल्लेख किया है। सब पर विस्तार से चर्चा तो करने से बोरिंग हो जाएगा, आपको भी मज़ा नहीं आएगा। लेकिन ये दस्तावेज हासिल करके वित्त मंत्रालय के वेबसाइट पे उपलब्ध है, इसको ध्यान रखना चाहिए। सोलर पावर ग्रिड के लिए क्या है, विंड पावर ग्रिड के लिए क्या प्रावधान है। जैसे विंड पावर के लिए इस साल 1050 करोड़ रुपया है और सोलर पावर के लिए 3300 है, 3 गुना ज़्यादा है। तो सोलर पावर पे सरकार का ज़्यादा ध्यान है, होना भी चाहिए। विंड पावर पे अपेक्षाकृत कम प्रावधान रखे गए। इस प्रकार से आप कार्यक्रमों पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रखते हुए उसका अध्ययन करें। इसमें और भी उद्देश्य, टाइमिंग वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से भी कुछ चीज़ें वहाँ पता लग सकती हैं। ठीक है, बाकी आप स्वाध्याय करते रहें। आशा है इस चर्चा से आपको कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।